गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम अपने पिछले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इन्फेक्शन या संक्रमण। और आज हम बात करेंगे संक्रमण के माध्यमों की या चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन की। रोग को प्रसारित करने वाले रोगाणु जल, मिट्टी, गंदे नाले नालियाँ, कूड़ा करकट, मलमूत्र, दूषित खाद्य पदार्थ और पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आंतरिक अंगों आदि में गुणन क्रिया द्वारा अपनी वंश वृद्धि करते हैं तथा उपयुक्त वातावरण और माध्यम पाकर ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग को फैलाते हैं। रोगाणुओं का प्रसार किन किन माध्यमों से हो सकता है या किन किन स्रोतों से हो सकता है, उसकी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और इसमें है सबसे पहला मानवीय स्रोत या ह्यूमन सोर्सेज। अब देखिए, ह्यूमन सोर्सेज द्वारा भी हम कितनी प्रकार से रोग को फैला सकते हैं। इसमें सबसे पहला है श्वसन द्वारा या बाय रेस्पिरेटरी पैसेज द्वारा। नाक, मुंह, गला, फेफड़े आदि से खांसने, छींकने, थूकने, बोलने आदि से जुखाम, खांसी, क्षय रोग, खसरा, निमोनिया, कोविड-19 आदि रोगों के रोगाणु निष्कासित होते रहते हैं। ठीक है, यह है आपका श्वसन द्वारा। दूसरा है आंतों और मूत्र मार्ग द्वारा, यानी थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो विभिन्न प्रकार के कृमि का निवास स्थान मुख्यतः मनुष्य की छोटी आंत और बड़ी आंत है, यानी स्मॉल एंड। यहीं पर ये कृमि प्रजनन क्रिया के द्वारा अंडे देते हैं, जो रोगी व्यक्ति के मल के द्वारा निष्कासित होते रहते हैं और इनसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पोलियो आदि के रोगाणु मल मूत्र द्वारा निष्कासित होते रहते हैं। राइट, दैट इज द सेकेंड सोर्स। तीसरा है त्वचा द्वारा, कुछ स्किन के द्वारा भी होते हैं, थ्रू स्किन्स। तो व्रण, जिसको हम बोलते हैं कैंसर, फोड़े, फुंसी, खरोंच आदि से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे चेचक, छोटी माता, शीतला माता, जिसको हम कहते हैं खसरा आदि। जंग लगी लोहे की वस्तु या सुई से खरोच लगने पर भी टेटनस जैसे रोग हो सकते हैं। यानी इन सब में इन्फेक्शन का कारण है आपका सोर्स जो है माध्यम में, वो है त्वचा। इसके अलावा लार द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। तो रोगी व्यक्ति की लार द्वारा होपिंग कफ, जिसको हम कुकुर खांसी या पेट्यूसिस भी कहते हैं, और हाइड्रोफोबिया या जल संत्रांश बोलते हैं, के रोगाणु निष्कासित होते रहते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा हाइड्रोफोबिया कब होता है? कुत्ते के काटने पर, जिसमें व्यक्ति जल से डरने लगता है, पानी से डरने लगता है। हाइड्रो का मतलब है जल और फोबिया का मतलब है डर, यानी कि जल से व्यक्ति डरने लगता है और पानी को पी नहीं पाता। तो ये हैं जो कि लार द्वारा व्यक्ति जो रोग फैलाते हैं। इसी प्रकार से कुछ रोग होते हैं वो यौन संपर्क द्वारा, यानी थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इनमें जो रोग हैं आप सब जानते हैं, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे यौन रोग मुख्यतः यौन संपर्क के कारण ही फैलते हैं। इसके अतिरिक्त माता के प्लेसेंटा से ये रोग सीधे गर्भस्थ शिशु में प्रवेश पाकर उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इस अपरा के माध्यम से ही जो शिशु, गर्भस्थ शिशु है, उसका पोषण होता है। तो माता को यदि वो रोग है तो वो रोग शिशु को भी लग जाएगा, क्योंकि उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो किसके माध्यम से जा रहा है? इसी प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार से एक है रक्त द्वारा। तो रोगी व्यक्ति का यदि हम रक्त लेते हैं या देते हैं, रक्तांतरण करते हैं और उसको यदि स्वस्थ व्यक्ति में करते हैं, तो उससे भी कुछ रोग फैल सकते हैं। जैसे एड्स के लिए भी कहा जाता है कि एड्स यौन संपर्क के अलावा यदि हम रोगी व्यक्ति से रक्तदान करते हैं, लेना या देना कुछ भी हो सकता है उसमें, तो एड्स फैल सकता है। इसी प्रकार से मलेरिया, जॉइंडिस, डेंगू,
फाइलेरिया आदि रोग स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं। तो ये है रोगों के कई माध्यम जो कि है मानवीय स्रोत। कुछ आपके निर्जीव स्रोत भी होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज। अब नॉन लिविंग सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है जल। दूषित जल जिसमें विभिन्न रोगाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे जल के सेवन से कॉलेरा यानी हैजा, पेचिश यानी डिसेंट्री, टाइफाइड आदि बीमारी हो जाती है। बर्फ में भी टाइफाइड के रोगाणु जीवित रहते हैं और यही बर्फ जब पिघलकर पानी में या जल में परिवर्तित हो जाती है तो ये रोगाणु वापस पनपने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ऐसे जल के प्रयोग से स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। दूसरा जो नॉन लिविंग स्रोत है वो है भोजन। तो खमीरीकृत भोजन यानी फर्मेंटेड फूड, सड़े गले बासी भोजन और ज़्यादा पके हुए फलों में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं खमीरीकरण के द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर दूषित हाथों से भोजन को छुआ जाए तो भी भोजन में रोगाणु प्रवेश कर लेते हैं। मक्खियाँ, कीट पतंगे आदि भी भोजन पर बैठकर रोगों का प्रसार करने में मदद करते हैं या सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से भोजन के द्वारा भी जो कि संदूषित हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, और वो एक माध्यम हो जाता है, नॉन लिविंग माध्यम हो जाता है रोगों को फैलाने का। इसके अलावा जिससे सबसे ज़्यादा रोग फैलता है वो है दूध। तो दूध में विभिन्न प्रकार के रोगाणु शीघ्रता से पनप जाते हैं और दूध को संदूषित कर देते हैं। जानवरों से दूध दोहते वक्त अगर हाथों को और दूध दोहने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से नहीं धोया जाए तो रोगाणु दूध में प्रविष्ट हो जाते हैं और ऐसे दूध के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो सकता है। रोगी जानवर से प्राप्त दूध में भी रोगाणु पाए जाते हैं जो रोग प्रसारण का कार्य करते हैं। संदूषित दूध द्वारा डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड आदि रोग हो सकते हैं। चौथा जो निर्जीव स्रोत है वो है धूल या डस्ट। तो सूखी धूल है ना, ड्राई डस्ट में भी कई प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं जो उड़कर सांस अथवा मुंह के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं और रोगों का प्रसार करते हैं। सूखी धूल उड़कर बिना ढके हुए भोजन, जल या दूध में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें दूषित कर देते हैं। ऐसे दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से कई प्रकार के रोग फैल सकते हैं जिनमें टीबी, स्ट्रेप्टोकोकाई आदि के जीवाणु ड्राई डस्ट में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है हवा या एयर के द्वारा। तो हवा के द्वारा भी कई प्रकार के रोगाणुओं का प्रसार होता है। जब दूषित वायु में एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है और श्वसन मार्ग द्वारा कई प्रकार के रोगाणु जैसे टीबी, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा आदि के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और रोग का प्रसारण करने लगते हैं। कुछ दूषित पदार्थ हैं जो कि इसी प्रकार से रोगों का फैलाव करते हैं और जो कि निर्जीव स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे रोगी के वस्त्र, उसके कंबल, रुमाल, बिस्तर, फर्नीचर, खाने के बर्तन और रोगी द्वारा उपयोग में ली गई अन्य वस्तुओं के माध्यम से भी रोग का प्रसार हो सकता है, जैसे हैजा, खसरा, फ्लू, जुकाम, खांसी आदि। ये हैं निर्जीव स्रोत। एक और है पराश्रयी जीवों द्वारा। 3 श्रेणियां हैं, एक मानवीय स्रोत, दूसरा निर्जीव स्रोत और तीसरा है पराश्रयी जीवों द्वारा। तो इनमें सबसे पहला है मक्खियां या फ्लाइज। मक्खियां रोगी व्यक्ति के मल मूत्र, थूक, गंदी नालियों आदि पर बैठकर अपने पैरों के द्वारा रोगाणुओं को लाती है और यही मक्खियां जब हमारे भोजन, दूध, जल आदि पर बैठती है तो उनके पैरों से रोगाणु खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो सकता है, जैसे टाइफाइड, पेचिश, पोलियो, हैजा, क्षय रोग आदि के रोगाणु मक्खियों द्वारा प्रसारित होते हैं। मक्खियों के अलावा दूसरा जो पराश्रयी जीव है वो है मच्छर। तो मच्छरों द्वारा हम सब जानते हैं मलेरिया, फाइलेरिया, जॉइंडिस आदि रोगाणुओं का प्रसार हो सकता है। मच्छरों के अलावा एक और जो पराश्रयी जीव हैं वो है कृमि, वर्म, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो विभिन्न प्रकार के कृमि हैं जो कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग को फैलाते हैं,
जैसे अंकुशकृमि, हुकवर्म जिसे बोलते हैं, डोरेकृमि जिसको हम थ्रेडवर्म बोलते हैं, और गोलकृमि। कुछ पराश्रयी जीव भी होते हैं, यानी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि इन रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, जिसमें टाइफस ज्वर, प्लेग, अफ्रीकन टिक फीवर, मलेरिया आदि के रोगाणु पराश्रयी प्रकृति के जीव होते हैं। और ये जीव कीड़ों, चूहों, मच्छर, खटमल, जुओं आदि में पाए जाते हैं। जैसे मादा क्यूलेक्स मच्छर की लार में मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम की जातियां पाई जाती है, और इसी प्रकार से चूहों में प्लेग के रोगाणु पाए जाते हैं, और खटमल और जू के काटने से टाइफस ज्वर हो सकता है। तो ये सारे हैं संक्रमण के माध्यम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक रोग के स्तरों के बारे में, यानी स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो किसी भी संक्रामक रोग की 5 स्तर होते हैं, और प्रत्येक रोग के लिए इन स्तरों की अवधि या समय भी अलग अलग होता है। सबसे पहला होता है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, यानी उद्भवन काल, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा होता है आपका प्रारंभिक लक्षण या आक्रमण काल, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव पीरियड, यानी जिस समय में जो रोगी व्यक्ति है वो रोग को फैलाने में सक्रिय होता है। तीसरा जो स्तर होता है वो रोग की तीव्रता की अवधि, यानी जिस समय में हाईएस्ट इन्फेक्शन जब उस व्यक्ति में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं रोग की तीव्रता की अवधि। इसी प्रकार से जो चौथा स्तर है वो है रोग या रोग के लक्षणों का दबना तथा रोग मुक्ति का प्रारंभ, यानी यहाँ पर आकर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी शुरू में सबसे पहले तो रोगाणुओं का प्रवेश हुआ, उन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू किया, दूसरे के अंदर उन्होंने अपने लक्षण दिखाने शुरू किए, तीसरे में वो लक्षण अपने पीक स्तर पर पहुंच गए, चौथे स्तर पर आकर वो लक्षणों का कम होना शुरू हो जाता है रोग, और हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति रोग मुक्त होना शुरू हो गया है। और लास्ट जो स्तर होता है वो रोग मुक्ति की स्थिति, जहाँ पर व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और उसमें संक्रमण की भी, फैलाने की भी उसमें कोई वो नहीं रहता, उसके अंदर कोई भी इस प्रकार के रोगाणु नहीं मिलेंगे जो कि वो उसको फैला सके। तो ये हैं आपके उपायों से हम इनको रोक सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उपचार से बचाव ज़्यादा अच्छा है, और कोरोना के बारे में या कोविड-19 के बारे में हम ये बार बार कह रहे हैं कि मास्क ही वैक्सीन है, यानी यदि हम इससे बचे रहें वही उचित है, बजाय इसके कि हम अपने आप को रोगी होने का इंतज़ार करें या और रोग होने के बाद में हम उसके उपचार की व्यवस्था करें। बेहतर है कि हम उसका पहले ही उससे बचाव कर लें। तो उपचार से बचाव ज़्यादा अच्छा है। रोगों को फैलने से कुछ उपायों द्वारा हम रोक सकते हैं। सबसे पहला है इसमें रोग की तुरंत पहचान और अति शीघ्र समुचित उपचार द्वारा। ठीक है, तो डायग्नोसिस एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी जैसे ही आपको पहले तो डायग्नोस कराओ, डायग्नोस हो जाता है उसके तुरंत बाद आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। दूसरा एक तरीका है रोगी का पृथक्करण करके, यानी आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना के इसमें कि यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो बाकी लोगों को भी हम कहते हैं कि आप आइसोलेशन में चले जाइए, आप किसी और स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए, और वो आप इंक्यूबेशन का जो पीरियड है वो आप वहाँ पर निकाल दें और उसके बाद ही आप बाहर आएँ, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम उसको संक्रमण को रोक सकते हैं। तीसरा है अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन। तो परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और जनता को चाहिए कि रोग होने की सूचना तुरंत ही चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारी को देवें। तो कुछ रोग हैं जिनमें आपको उस रोग की जानकारी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे देना आवश्यक है, और तभी हम उसका वृहद स्तर पर हम उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जैसे मलेरिया हुआ, पोलियो हुआ, हाइड्रोफोबिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, येलो फीवर, लेप्रोसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिंजाइटिस, मम्प्स, एड्स, और अगेन स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 आदि। ये सारे हैं जिसमें आपका
नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। और आप सब देख रहे हैं अभी आजकल के दिनों में रोज़ अखबारों में आपको आंकड़े देखने को मिलते हैं कि फलानी जगह पर इतने रोगी मिले, इस ज़िले में इतने मिले, और उस ज़िले में भी किन किन क्षेत्रों में, किन कॉलोनियों में कितने रोगी वहाँ पर पाए गए हैं। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसी नोटिफिकेशन के द्वारा। और जब ऐसा हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट करने में आसानी रहती है। नहीं तो समटाइम्स लोग अपने लेवल पर ही रोग को छुपाते हैं या नहीं बताते हैं, तो रोग की भयावहता बढ़ सकती है। इसके अलावा जो एक उपाय है वो है निरीक्षण। तो स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों द्वारा रोग का अध्ययन, रोगाणु एवं रोगों का परीक्षण, माध्यमों का निरीक्षण, रोगी व्यक्ति का पंजीकरण आदि कई प्रकार के कार्य इसमें संपन्न किए जाते हैं। एक जो अभी लेटेस्ट, अभी वापस कोरोना का एग्जांपल दूंगी यहाँ पर, और जिसको भी एक संक्रमण को रोकने का उपाय है वो है क्वारंटीन होना। और हिंदी टर्म है इसकी संगरोध, यानी लोगों के संग में नहीं रहना, परिवारजन के संग में नहीं रहना, किसी के भी संग में नहीं रहना। स्वस्थ मनुष्य अथवा रोग मुक्ति के बाद भी व्यक्ति अपने शरीर से रोगाणुओं को निरंतर निष्कासित करते रहते हैं, ऐसा हमने पहले भी बात कही थी। इसीलिए अगर दूसरे स्थानों, राज्यों या शहरों में कोई भी संक्रामक रोग फैला हो तो वहां से आने वाली जनता जो रोग से प्रतिरक्षित नहीं है, उन्हें रोग के अधिकतम उद्भवन काल तक रोका जाता है, जिसे संगरोध या क्वारंटीन होना कहते हैं। प्लेग, हैजा, टाइफाइड, चेचक, पीत ज्वर आदि रोग होने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर कानूनन रोक लगाई जाती है। इसी तरह हज, तीर्थ स्थानों में पर्यटन, विश्व भ्रमण आदि करने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही इनको अनुमति दी जाती है कि वे यात्रा कर सके। और अभी मेरे ख्याल में हर परिवार इससे रूबरू हुआ है, इन सब चीज़ों से। और नहीं तो आप समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से इस प्रकार के क्वारंटीन की और क्वारंटीन होने और उसकी क्या क्या शर्तें हैं इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्वारंटीन का। ये भी एक संक्रमण को रोकने का उपाय है। इसके अलावा निसंक्रमण और कीटनाशक पदार्थों द्वारा, तो थ्रू डिसइंफेक्शन एंड डिसइंफेस्टेशन, रोगी के उपयोग में ली गई वस्तुओं का निसंक्रमण कर रोग को प्रसारित होने से रोका जा सकता है। और ये जो निसंक्रमण का कार्य है या डिसइंफेक्शन का कार्य है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहली होती है नेचुरल मेथड, तो जिसमें शुद्ध वायु, सूर्य का ताप या रोशनी, धूप या अधिक ठंड आदि प्राकृतिक निसंक्रमण है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो आता है फिजिकल मेथड या भौतिक विधि। इसमें उबालने, जलाने, भाप द्वारा गर्म करने, भाप द्वारा उबालने तथा गर्म वायु प्रवाहित कर विभिन्न वस्तुओं को विसंक्रमित किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि और सबको एडवाइस ये दिया जा रहा है कि जो घर में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना का, उनको स्टीम लेना चाहिए, सुबह शाम स्टीम लेना चाहिए। तो अधिक टेम्परेचर से जो उसकी ताप सहने की शक्ति है वो क्षीण पड़ जाती है, उसकी सक्रियता क्षीण पड़ जाती है अधिक ताप से, कोविड-19 की या कोरोना वायरस की। तो जिससे उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फिजिकल मेथड। इसी प्रकार से रासायनिक विधि भी होती है तीसरी प्रकार की, जिसमें साबुन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि जो कि रासायनिक विसंक्रमण हैं, जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं, मलमूत्र, थूक, कफ आदि का विसंक्रमण किया जा सकता है। और अगेन कोरोना की बात करें तो आपने सुना होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव उन सभी स्थानों पर, उन सभी कॉलोनियों में, उन सभी गलियों में, उन सभी शहरों में, उन सभी संस्थानों में किया जा रहा है जहां पर इस रोग के फैलने की या इस रोग के रोगियों की आने की, ठहरने की संभावना है। तो जैसा भी आपने भी देखा होगा कि अभी जितने भी एग्जाम्स वगैरह भी आपकी हुई, परीक्षाएं भी हुई, तो हर परीक्षा के बाद जितने भी कक्ष हैं उन सबको सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा विसंक्रमण का या निसंक्रमण का कार्य किया गया। एक और इसमें है प्रतिरक्षीकरण का। तो मनुष्य के शरीर में जब बाहरी वस्तु जब प्रवेश करती है तो रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज और ल्यूकोसाइट्स उन बाह्य रोगाणुओं से लड़ता है और उन्हें नष्ट कर डालता है, जिससे व्यक्ति बीमार या रोगग्रस्त नहीं होता। किंतु यदि यह रोगाणु ल्यूकोसाइट्स अथवा एंटीबॉडीज को परास्त कर अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाता है तो गुणन क्रिया द्वारा वह अपनी वंशवृद्धि करता है, टॉक्सिन आदि छोड़ता है और वह व्यक्ति बीमार हो जाता है।
किंतु कुछ रोग न हो इसके लिए सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के तहत उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाती है। कुछ संक्रामक रोगों के फैलने से बचाव के लिए भी प्रतिरक्षीकरण किया जाता है और उनके टीके लगाए जाते हैं। तो चेचक का हालांकि उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पहले चेचक के टीके भी लगाए जाते थे। इसके अलावा टीबी का भी टीका लगाया जाता है। हैजा, पोलियो, काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हाइड्रोफोबिया आदि के भी टीकाकरण किया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि शिशु के जन्मते ही उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो कि टीबी से बचने का है, और उसके बाद भी विभिन्न प्रकार के डीपी टीका, पोलियो का आदि के टीके उनमें लगाए जाते हैं। तो ये प्रतिरक्षीकरण की भी एक विधि है जिसके द्वारा हम संक्रमण को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है वो है पर्यावरण की स्वच्छता। तो रोग को फैलने से रोकने के लिए पर्यावरण की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। रोगाणु मल मूत्र, गंदी नालियों, कूड़े करकट आदि में पनपते हैं और मच्छर गड्ढों के जमे हुए पानी में ही प्रजनन करते हैं। अगर इन गड्ढों को भर दिया जाए तो मच्छर के प्रजनन का स्थान समाप्त हो सकता है। इस प्रकार पर्यावरण को स्वच्छ रखकर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि डेंगू के मच्छरों के बारे में ये कहा जाता था कि ये कहा जाता है कि ये साफ पानी में पनपते हैं। तब ये बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप अपने आसपास, घरों के आसपास या संस्थानों के आसपास या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने दें, चाहे वो साफ पानी ही क्यों न हो। तो कूलर आदि में पानी इकट्ठा करके नहीं रखें, या बहुत लंबे समय तक टायर में जैसे पानी भर जाता है, आपके टायर्स पड़े हुए पुराने उनमें पानी भर जाता है, या कुछ इस प्रकार के पात्र हैं जो सीधे पड़े हुए हैं उनमें बरसात का या कोई अन्य स्रोत से अगर पानी भर गया तो उनमें भी इन मच्छरों के पैदा होने की संभावना रहती है और संक्रामक रोग फैला सकते हैं। तो इनको भी हमको पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इनका भी उपाय करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपाय है वो है हेल्थ एजुकेशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए और रोगों से होने वाली हानियों और इनके दुष्परिणामों की जानकारी जनसाधारण को देनी चाहिए। विभिन्न माध्यम जैसे सिनेमा, पोस्टर, फोल्डर, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट, पोस्टर आदि के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ आदतों का विकास करके विभिन्न प्रकार के रोगों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है। इनमें अगेन सबसे पहला कोविड का आपने देखा होगा, जगह जगह इसको रोकने का, इससे बचने का उपाय आपको देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट आपका चल रहा है नो मास्क नो एंट्री, यानी बिना मास्क के कहीं पर भी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और यदि आपने मास्क नहीं पहना है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो ये तो अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा भी जितने कई रोग हैं जैसे कॉलेरा है, टीबी है, पोलियो है, काली खांसी, चेचक, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया आदि के बारे में हम स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकते हैं। एक है कानून की सहायता से प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करना। तो कुछ रोगों को प्रसारित होने से रोकने के लिए कानून की भी सहायता ली जा सकती है, जिससे रोग महामारी या विश्वमारी का रूप धारण न कर पाए। जैसे एड्स या हैजा या अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगानी चाहिए ताकि रोग का प्रसार न हो पाए। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे बीच बीच में हमारे राज्य की सीमाएं सील कर दी जा रही थी, या जिलों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप नहीं जा सकते थे, या आपकी हवाई यात्राएं आज भी सुचारू नहीं हो पाई हैं। कुछ कई रेलें आपकी रद्द कर दी गई हैं ताकि संक्रमित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रोग को नहीं फैला सके। तो ये सारे हैं कोरोना को संक्रमण को रोकने के कुछ उपाय। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, शेष अगली क्लास में।